जी, अस्सलाम वालेकुम. This is Dr. Anil Salman, Chair Economic Security at Islamabad Policy Research Institute, and this is a second series in this podcast. और जो बात हम करेंगे, as usual, same economy. For the last few months, Pakistan has economic paralysis. कोई भी economic indicator उस तरीके से हमें कोई positivity नहीं देता. क्या वजूहात हैं एंड व्हाट आर द इमीडिएट सॉल्यूशंस? क्योंकि जो हम देखते हैं कि हमें बड़े लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस बताए जाते हैं जी, स्ट्रक्चरल चेंजेस कर लें, बट वी वांट पाकिस्तान टू चेंज इन दिस लाइफ टाइम. Today, our guest is none other than Dr. Sajid Amin. I usually call him as a celebrity in Islamabad. He is the Deputy Executive Director at Sustainable Development Policy Institute. Dr. Saab, welcome. थैंक यू डॉक्टर नील, बहुत शुक्रिया. एंड आज बस गपशप ये करनी है कि अगर आप पाकिस्तान को देखें, इट इज़ बिन सफरिंग फॉर द लास्ट सो मैनी ईयर्स विद द सेम प्रॉब्लम. और आई थिंक अगर ये इकोनॉमिक शॉक्स ना मिले तब हमें लगता है कि इकोनॉमी हमारी ठीक नहीं चल रही. लेकिन what every citizen of Pakistan is right now worried. High inflation rates, current account deficit आपका बढ़ता जा रहा है, petrol prices आपकी बढ़ रही हैं, inflationary pressures हैं, and unfortunately it seems like a country where now people like to go out of Pakistan. So what are right now the most जिसे कहते हैं ना challenges जो कि इस वक्त हमारी economy face कर रही है? बहुत शुक्रिया. मेरा ख्याल है बड़ा ये क्वेश्चन जो है वो आजकल हर घर में ही तकरीबन यही क्वेश्चन जो है वो हो गया है. जैसे आपने ख़ुद भी कहा, मैं भी अक्सर यही कहता हूँ कि पाकिस्तान में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ना हो 5 साल के बाद तो परेशानी होती है कि ये क्यों नहीं हुआ. क्योंकि अगर आप देखें तो हम 23वें IMF प्रोग्राम में हैं 70 साल में, तो एवरेज 3 साल, 3.25 साल एक प्रोग्राम की बनती है उसमें, और हमने सिर्फ एक कंप्लीट किया है उसमें से, और ये दूसरा है शायद जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम इसको कंप्लीट कर सकें. ये सुजेस्ट करता है कि हमारे को बड़े बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम कर नहीं रहे हैं. हम इस पे आएंगे ज़रूर कि हमारे वो बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं क्या, लेकिन जस्ट एक जो है वो मैं यहाँ रखता चलूँ. हमने रिफॉर्म्स को कभी भी अपना एजेंडा नहीं समझा है. हम आज भी इन कंडीशंस को जो हमने ख़ुद एग्री की हुई हैं IMF से, हम कहते हैं ये IMF की कंडीशंस हैं या IMF का एजेंडा है. मैं कहीं और भी ये कह चुका हूँ कि देखिए, टैक्स पॉलिसी को बेहतर बनाने में हमें किसी की कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा एजेंडा होना चाहिए. रुपये का जो रेट है वो मार्केट पे डिटर्मिन होगा. क्या इसके लिए हमें IMF के प्रोग्राम की या कंडीशन की ज़रूरत है? Not really. एक ऐसा मुल्क जहाँ पे इंपोर्ट्स 25 बिलियन से ऊपर नहीं जा रही, एक्सपोर्ट्स, और जो इंपोर्ट्स हैं वो आपका 70 बिलियन प्लस पे चली जाती हैं जब आपका ग्रोथ पीक होता है या हाई ग्रोथ होता है. क्या वहाँ पे हम रुपये को मसनूई तौर पे मजबूत रख सकते हैं? हम नहीं रख सकते हैं. लेकिन हमें उसके लिए IMF के प्रोग्राम की तो ज़रूरत नहीं है. हमारा जो सर्कुलर डेट है, क्या उसको दुरुस्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके लिए आई डोंट थिंक कि हमें IMF की किसी कंडीशन की ज़रूरत है. हमें ख़ुद से करना चाहिए. हम करते नहीं हैं. जो पॉइंट है वो ये है कि हमने कभी भी रिफॉर्म्स को अपना एजेंडा समझा ही नहीं है उसमें. और मैं इसको समराइज़ ये करता होता हूँ कि हमारे यहाँ हमेशा पॉलिटिक्स ने इकोनॉमिक्स को बीट किया है. हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है वो जीती है हमेशा, इकोनॉमिक्स हमेशा हारी है, और जिसका नतीजा हम आज जो है वो देख रहे हैं. सो इसमें लेट मी जस्ट रीफ्रेज, या मैं उसको रीआइट्रेट करता हूँ. तो आप ये कह रहे हैं कि इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम रादर देन इकोनॉमिक प्रॉब्लम. देखिए, इस अगर हम इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर सकें थॉट्स को, तो इस वक्त जो पाकिस्तान में 4 क्राइसिस, जिसको मैं कहता हूँ ना क्वाड क्राइसिस, इस वक्त चल रहे हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट तो हमारा एक रूटीन का क्राइसिस है, वो रहता है. बट इस दफ़ा ये थोड़ा स्ट्रेंथन हो गया 2-3 और क्राइसिस की वजह से. पहली दफ़ा शायद हुआ है, या बड़ा कम ये हुआ है, कि आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का साइकिल और मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का साइकिल ओवरलैप कर गया है. राइट. अगर आप 2018 में भी जाएं तो शायद उस वक्त भी आज से हालात डिफरेंट थे, क्योंकि उस वक्त एक नई गवर्नमेंट जो है वो आ रही थी. इस वक्त जो है वो एक बड़ी अनस्टेबल गवर्नमेंट है. हम आज भी डिस्कशन सुन रहे हैं कि इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, और उसमें मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस था चल रहा आपका पहले से उसने, तो उसको इंटेंसिफाई कर दिया. जो दूसरा, इसमें जो तीसरा बड़ा अहम फैक्टर आ गया वो आपका यूक्रेन वार का आ गया. और अगेन इट गोज़ टू बैक आवर स्ट्रक्चर्स. एक्चुअली हमारे यहाँ
आप अगर देखें कि हमारा जो एनर्जी सेक्टर है बड़ा हाईली इंटेंसिव है इंपोर्ट फ्यूल्स के ऊपर, तो पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा शॉक रहा है वो दो हैं। एक ऑन ए लाइटर नोट है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मुझे किसी ने पूछा कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा शॉक क्या है, तो मैंने कहा हाई ग्रोथ। क्योंकि मौजूदा स्ट्रक्चर में जो इम्पोर्ट इंटेंसिव है, कंजम्पशन लेड है वो सिर्फ ग्रोथ के लिए और है। सर्विसेज बेस्ड है, जब भी हाई ग्रोथ आएगी आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वो बढ़ जाएगा। यूक्रेन वार ने आके उसको इंटेंसीफाई कर दिया, क्योंकि जो आपकी ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई, राइट। और जिसकी वजह से आपका जो इंपोर्ट बिल है वो इमीडिएटली बढ़ गया। और साथ ही साथ हमारी वो जो पॉलिटिक्स पे काबू विद IMF जो है वो जब जारी रही, तो हम आज जहाँ खड़े हैं कि जहाँ पे ये डिस्कशन हो रही है, इस वक्त हमारे और डिफ़ॉल्ट के दरमियान IMF है। तो ये बेसिकली सिचुएशन है जो कि बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स इस वक्त सिचुएशन है, और इस सारी चीज़ को मुझे लगता है जो इंटेंसिफाई कर रही है चीज़, जिसको मैं ये कहता हूँ कि हमारा इस वक्त अगर कोई मेजर ओवरआर्चिंग ड्राइविंग फैक्टर है जो ये तय करेगा कि हम इस क्राइसिस से किस तरह से निकलते हैं और कब निकलते हैं, वो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। ओके। क्योंकि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो दो तरह से आपको हर्ट करती है। एक तो वो आपके डिसीजंस को डिले करती है। आप देखें कि हमने 6th जो रिव्यू था उसमें तकरीबन 5.25 माह का डिले हुआ। ठीक। और उस वक्त वो यही था कि एक नई गवर्नमेंट आई थी, PDM की गवर्नमेंट आई थी, वो पेट्रोल प्राइस फ्रीज जिसको रिवर्स करना था, जिस पे सब एग्री थे कि हमने रिवर्स करना है, बट उसको रिवर्स करते 4-5 माह आपके लग गए। ट्रू। तो हमें फिर वो रिव्यू इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके अलावा आप मोस्ट रिसेंटली अगर देख लें तो जो नई फाइनेंस टीम है, जब मिफ्ता इस्माइल साहब को रिप्लेस किया गया, तो उसमें ये सितंबर की बात है, लेकिन हम जो रिव्यू जो स्टार्ट होना था हमारा को 2-2.5 माह पहले, वो हमने आके जनवरी में 31 जनवरी को हमने वो रिव्यू स्टार्ट किया। रफली आप कह लें कि 75 दिन का, इसमें 75 डेज का डिले है। और ये जो डिले है इट हैज़ इट्स कास्ट। जब नई फाइनेंस टीम आई उस वक्त हमारे पास रफली $8 बिलियन के करीब फॉरेन रिजर्व्स थे। हमने वो 4 माह वेस्ट किए, और जब हम IMF के साथ नेगोशिएशन में गए उस वक्त हमारी को 3 बिलियन के करीब जो हमारे रिजर्व्स रह गए थे। और एक और जो चीज़ हमने जो कह लें कि कॉस्ट है इसकी, देखिए जो पॉलिसी होती है वो आपकी जो शिफ्ट टू बर्डन है, जैसे आपने कहा कि आम आदमी पे बहुत ज़्यादा बर्डन जा रहा है, आपको GST बढ़ाना पड़ा, राइट। आपको इमीडिएट रुपए को यकदम से गिराना पड़ा, क्योंकि आपने 4 माह उसको एक्यूमुलेट किया हुआ था। उसका जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है जब आप चीज़ों को यकदम से गिराते हैं, ग्रेजुअल नहीं करते। आप सिर्फ ये ज्यूम कर लें, जस्ट लास्ट कमेंट, कि यही पॉलिसी अगर स्टैगर्ड होती 4 माह के ऊपर, ग्रेजुअल डिक्लाइन होता रुपए का, डेप्रिसिएशन का, ग्रेजुअल एडजस्टमेंट्स होती हैं आपकी पेट्रोल और एनर्जी जो बाकी प्राइसेस हैं उसके अंदर, तो शायद हम इस पैनिक से जहाँ पे आज हम खड़े हैं, और हमारे पास अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कब होगा, क्योंकि हमारे पास नई कंडीशंस आ रही हैं, तो हमने ये जो डिले किए हैं ये सारे के सारे पॉलिटिक्स से आए हैं। एंड माई लास्ट कमेंट ऑन पॉलिटिक्स, जिसमें मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, कि जो दूसरा एंगल है जिसकी वजह से पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको हर्ट करती है, वो मायोपिक डिसीजन मेकिंग है। राइट। वो हम उर्दू में कहते हैं ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। और उसकी एक बहुत सारी मिसाल है, वो जो जाने वाली गवर्नमेंट ने, PTI की उस वक्त की गवर्नमेंट ने पेट्रोल प्राइस को अगेंस्ट द कमिटमेंट विद IMF ना सिर्फ उसको रिवर्स किया बल्कि उसको 4 माह के लिए फ्रीज कर दिया। एंड आई थिंक दैट डिस्ट्रस्ट इज हर्टिंग अस ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, विद द IMF, विद द ग्लोबल मार्केट्स, विद बायलैटरल फ्रेंडली कंट्रीज। वो जो ट्रस्ट गैप हमने क्रिएट किया है कि हम कमिट करके भी रिवर्स कर सकते हैं, वो मुझे लगता है इस वक्त IMF को पुश कर रहा है कि आप पहले तमाम शराइत पूरी करें, And then we will. उसके बाद हम जो है वो ये करेंगे। और ये मुझे लगता है कि इस क्राइसिस को इंटेंसिफाई हमने खुद शायद कर लिया है बहुत हद तक। इससे बचा जा सकता था किसी हद तक अगर हम सिर्फ टाइमली IMF के पास चले जाते और टाइमली उसके रिव्यूज़ जो हैं वो कंप्लीट करते विदाउट डूइंग एनी पॉलिटिक्स ऑन द कंडीशंस। ओके, नाउ आई हैव द सेकंड क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा सा ये बता दें, जब हम टोटल डेट की बात करते हैं, एक आपका इंटरनल डेट है और एक आपका एक्सटर्नल डेट है, व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ दीज डेट्स? नंबर 2, कि जब आप बात करते हैं IMF की, इस वक्त आई थिंक अगर हम
फोकस देखें तो हमें लगता है, एज यू ऑल्सो सेड, कि द थिंग और द ओनली इंस्टीट्यूशन दैट इज सेविंग, दैट कैन सेव अस फ्रॉम डिफॉल्ट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. क्या IMF के बगैर इस वक्त हम कुछ कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है लेट्स ब्रेक ए रियलिस्टिक पिक्चर. मुझे लगता है इस वक्त हम IMF के साथ भी शायद बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे. वी आर टू लेट ऑन इट एक्चुअली. IMF के बगैर का तो सवाल ही नहीं है. हम्म. देखें, आपको बायलैटरल जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी ये कहा है कि भाई हम तमाम आपको जो सपोर्ट देंगे वो हम आपको IMF के बाद देंगे. एंड व्हाई आर दे सेइंग दैट? मुझे लगता है दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज एक्चुअली. लेट्स बी गो के मे बी नॉट ए गुड ब्लेसिंग बट मे बी लॉन्ग टर्म में. हमारी एक हिस्ट्री रही है, हमने अपने घर को इसलिए दुरुस्त नहीं किया. अपनी जो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट है शायद उसको दुरुस्त ना होने में जो एक रीज़न है, हम जब भी किसी प्रॉब्लम का शिकार हुए विदाउट एनी रिफॉर्म्स हमें कहीं ना कहीं से फ्रेंडली कैश डिपॉजिट्स मिल गए. बिल्कुल ठीक है. हमने रिफॉर्म नहीं किए. आप क्यों रिफॉर्म करेंगे अगर आपको आसानी से बहन भाई से कर्जा मिल जाता है? आप अपने घर को दुरुस्त नहीं करेंगे. लेकिन इससे पहले तो हमें इस वक्त जो पाकिस्तान जिस पोजीशन पे है उससे पहले तो हमें मेनली स्ट्रेटेजिक डिविडेंड्स रहे थे. देखिए, वो ज़ाहिर एक डिस्कशन है कि हमें क्यों मिल रहा था और किस Right. लिए मिल रहा था. इस वक्त जो मुझे लगता है एक जो डिस्कशन, अगर आप आज भी देखें इस वक्त जो 4 कंडीशंस IMF की आ रही हैं, मुझे लगता है उनमें से जो सब, देखिए हम 2 तरह की कंडीशंस को डिफाइन कर सकते हैं. एक है वो जो आप डोमेस्टिकली कर सकते हैं. ठीक है. अब बिजली की कीमतें बढ़ाना, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना, टैक्सेस को बढ़ाना, ये मुश्किल हैं लेकिन ये गवर्नमेंट के इख्तियार में है. गवर्नमेंट जब चाहे इनको कर सकती है, जैसे किया है. हमने मिनी बजट लेके आए हैं, 170 बिलियन रुपए का हमने प्राइसेस बढ़ाई हैं, हमने GST को बढ़ा दिया. ये सारी चीज़ें हमने कर दी हैं. ठीक. इस वक्त मुझे लगता है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स का है कि तमाम अरेंजमेंट्स के बाद कहीं ना कहीं $7 बिलियन का जो गैप है वो पूरा नहीं हो रहा है हमारे पास. राइट. और IMF का मेरा ख्याल है ये कहना है कि आप हमें पहले वो अरेंजमेंट शो करें कि वो 7 बिलियन आपका कि हमने अरेंज कर लिया है. और शायद अब वो वर्बल पे भी नहीं मान रहे. कहीं डिस्कशन ये है, मार्केट का ये ख्याल है एक्सपर्ट्स का, कि शायद IMF अब ये चाह रहा है कि हमें रिटर्न जो है वो एक तस्दीक हो कि ये जो फाइनेंस है इतना वो क्रिएट हो गया. अब इसमें एक डायलेमा आ रहा है. जो बायलैटरल कंट्रीज़ हैं वो शायद IMF की तरफ देख रहे हैं ठीक है कि IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है, IMF तो हम मुतमिन फिर होता इनको है देते हैं. तो फिर हम आगे चलते हैं. मैं अगेन एक पॉइंट जस्ट हाईलाइट करने के लिए कि यही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अगर टाइमली शुरू होता 9th रिव्यू और ये 8 बिलियन या 7 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स के साथ पूरा हुआ होता तो हम आज शायद इस मैस में बहुत कम होते, इतने ज़्यादा ना होते, किसी हद तक इससे बच सकते थे. अग्रीड. IMF के बगैर तो कोई सलूशन नहीं है इस वक्त. बट हमें, मुझे लगता है कि हमने लेट किया इस चीज़ को रियलाइज़ करने में. IMF के साथ भी मुझे लगता है, मैंने कहीं ये और भी लिखा है या बात की है कहीं, कि जो IMF का प्रोग्राम है ये सिर्फ एक इब्तदा होगी आपको उस रिफॉर्म्स की जो आपको इस क्राइसिस से बाहर आने के लिए ज़रूरत है, ख़ासकर आपका जो एक्सटर्नल डेट का है. ठीक. अगले 3 साल के लिए, बल्कि 3.5 साल के लिए जो रफ एस्टिमेट हैं, जो हमारी पेमेंट्स हैं वो $80 बिलियन के करीब है. राइट. और अगर आप ग्लोबल स्लो डाउन को सामने रखें, स्टैगफ्लेशन की सूरत हाल को सामने रखें, तो वो हमें कहीं से नहीं मिलेंगी. हमें कहीं, मुझे लगता है वो जो आपका एक सवाल शायद नेक्स्ट इसी से होगा कि हम इसको कर कैसे सकते हैं. और आपने बड़ी अहम ये बात की कि जो 70 साल के नेक्स्ट प्रपोजल्स हैं ना, जो मसाइल हम 70 साल में नहीं कर सके वो अगले हम 12 माह में या 14 माह में वो नहीं कैसे कर कर पाएंगे. तो वो सॉल्यूशंस अपनी जगह वैलिड हैं, बट मुझे लगता है वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं. इस वक्त पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म से ज़्यादा इमीडिएट सॉल्यूशंस जो हैं. तो मुझे लगता है पाकिस्तान को 3-4 स्ट्रेटजीज़ पे काम करने की ज़रूरत होगी. कि एक तो ये है कि हमें IMF का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है ये जितना जल्दी मुमकिन हो सके हमें इसको करना होगा. तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इमीडिएट में 3 डिफरेंट डायरेक्शंस पे पब्लिक डेट मैनेजमेंट के लिए, खासकर जो फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए हमें काम करना पड़ेगा. एक तो गेट IMF ऑन बोर्ड. ओके. और हम बार बार कह रहे थे गेट एट एनी कॉस्ट, और अब आई होप कि हमने वो बहुत ज़्यादा कास्ट जो है वो पे कर दी है. और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से हमें थोड़ी सी जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो है वो चाइना ने 700 मिलियन हमें दे दिया है, कुछ और भी एक्सपेक्टेशंस हैं. एंड देन 3 डायरेक्शंस पे हमें काम करना होगा. गो फॉर रोल ओवर्स. ओके. कि आपके जो डेट रोल ओवर्स जितने मैक्सिमम पॉसिबल हैं आप उनको कीजिए. उसमें फ्रेंडली कैश डिपॉजिट्स के बगैर इस वक्त हमारा गुजारा नहीं चलेगा.
हमें चाहे वो डिलेड ऑयल पेमेंट्स हैं उस पे हमें मज़ीद बढ़ाना होगा। फ्रेंडली कैश डिपॉजिट्स अगर हमें कहीं से मिल सकें, जो कि आई होप के जो हमें आईएमएफ के एग्रीमेंट के बाद मिल जाएंगे, जो हमारे हमेशा से रहे हैं गल्फ़ और ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, वो उसमें रीफाइनेंसिंग पे आपको करना पड़ेगी बात कि आपने जो कमर्शियल लोन्स जो वापस किए हैं उनको रीफाइनेंस करें। वही लोन्स जो आपने दिए हैं, जैसे हमने चाइना के होता है कि हमने वापस किए हैं, वो वापस उसी में आ जाते हैं दोबारा से, वो रीफाइनेंसिंग। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फाइनेंसिंग, जो गैप फाइनेंसिंग जिसको हम कहते हैं, उस पर शायद जाना पड़ेगा। गैप फाइनेंसिंग ये है कि आप बहुत सारे जो मल्टीलैटरल के ख़ासकर जो होते हैं कर्ज़े, वो आपको टाइमली देना होते हैं उसमें। उसके लिए फिर कुछ एक जो कह लें कि स्टॉप गैप जो अरेंजमेंट होती है कि वही डोनर या कोई और डोनर जो मल्टीलैटरल है वो आपको उतनी ही अमाउंट का एक नया कर्जा जो है वो दे देता है उसमें। मुझे लगता है कि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जो शायनेस है गवर्नमेंट की रीस्ट्रक्चरिंग पे, उस पर हमें काबू पाना होगा। रीस्ट्रक्चरिंग के बगैर मुझे लगता है कोई सलूशन आपका सस्टेनेबल नहीं है इस टाइम। बट रीस्ट्रक्चरिंग इज़ नॉट इमीडिएट, वो हो नहीं सकती इमीडिएट, इसलिए कि कोई भी गवर्नमेंट जो रीस्ट्रक्चरिंग को नेगोशिएट करेगी उसका एक अपना पॉलिसी होराइजन क्या है। ठीक, अगर एक गवर्नमेंट बैठी है जिसको आज ये नहीं है कि इलेक्शन कब हो जाने हैं, मैं 6 माह हूँ या 3 माह हूँ या 4 माह हूँ। और मुझे लगता है आईएमएफ भी शायद, अगर आप उनकी जो हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनके अगर कमेंट्स भी सुने पिछले दिनों, तो शायद आईएमएफ ख़ुद भी इस वक्त बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं कर रहा है आपको डेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। बिल्कुल सही। और वो मुझे लगता है कि वेट होगा कि जो नई गवर्नमेंट आती है वो उसको कैसे लेके चलती है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें रीस्ट्रक्चरिंग से शाय नहीं करना चाहिए। हमें अगर सस्टेनेबल सॉल्यूशन जाना है तो कम से कम हमें एक रीप्रोफाइलिंग, जो कि कह लें कि सॉफ्टेस्ट फॉर्म है आपकी रीस्ट्रक्चरिंग की, उस पे ज़रूर जाना पड़ेगा, जहाँ पे हमें जो रोल ओवर्स हैं वो 1 साल के लिए गैप देते हैं, साल के लिए 2 साल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, हमारा प्रॉब्लम बड़ा लॉन्ग टर्म और बड़ा क्रोनिक है। तो हमें जो कर्ज़ों की अदायगी है उसके लिए हमें एक कम से कम जो रीप्रोफाइलिंग है, जो सॉफ्ट फॉर्म है आपकी रीस्ट्रक्चरिंग की, उस पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे आप कम से कम 20 से 30 साल के लिए अपने कर्ज़ों को जो है वो रीप्रोफाइल करवा सकें। और चौथा जो सलूशन होगा, जो अगेन आई थिंक कि जो ही आईएमएफ का मुआहदा होता है वो थोड़ा सा बेहतर होगा। हमने ऑलरेडी डिले किया है और आपने देखा है कि फिच ने और मूडीज़ ने डाउनग्रेड कर दिया है। मुझे लगता है कि हम इस डाउनग्रेडिंग से किसी हद तक बच सकते थे अगर हम टाइमली आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस में चले जाते और टाइमली उसको कंप्लीट कर पाते। क्योंकि इस वक्त ये जो डाउनग्रेडिंग्स हो रही हैं ये मेनली आपकी जो फॉरेन रिजर्व्स की पोजीशन है उसकी बेस पे और जो कर्ज़े आपने देने हैं उसकी बेस पे जो है ये हो रही हैं। तो मुझे लगता है अगर हम टाइमली आईएमएफ के प्रोग्राम में चले जाते तो हम 2 तरह से बच सकते थे कि एक तो हमारी जो एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स है वो ज़्यादा बेहतर हो गई होती, बायलैटरल सपोर्ट मिल गई होती, और शायद हमारे रिजर्व्स इतने लो लेवल पे आने से पहले ही रिवर्स होना शुरू हो जाते, तो उससे हम थोड़ा सा बच सकते थे। तो ये 4-5 स्ट्रेटजीज़ हैं जो हमें कर्ज़ों के लिए करना पड़ेंगी, एक्सटर्नल पेमेंट्स के लिए खासकर। ये जो आपने एक्सटर्नल का बताया, बट अगर आप कॉम्पोजिशन देखें तो इंटरनल भी इट्स अ वेरी प्रेसिंग चैलेंज फॉर पाकिस्तान। व्हाट टू डू फॉर दैट? देखिए, मुझे लगता है इस वक्त सबसे जो बड़ा आपका इस वक्त जो क्रिटिकल क्वेश्चन है वो यही है कि आप डोमेस्टिक डेट के साथ क्या करें जी। और ये सवाल भी चल रहा है कि आपकी जो रीस्ट्रक्चरिंग होती है क्या उसमें डोमेस्टिक डेट्स जो हैं वो शामिल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन मुझे लगता है, जैसे मैंने अगेन पहले ये कहा कि जो दर है इसका बैंकिंग सेक्टर पे तो इम्पैक्ट आता है इन सारी चीज़ों का, बट ये पॉसिबिलिटी होती है कि कोई भी मुल्क जो इंटरनल जो आपके कर्ज़े हैं उनको किसी ना किसी तरह से वो कर लेता है, ये उसके अपने कंट्रोल में होता है उसको करना। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि जब आप किसी के आपने पे करना, और ख़ासकर मल्टीलैटरल्स का, क्योंकि वो आपकी रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करते हैं। ठीक है। तो उस सेंस में मुझे लगता है पाकिस्तान को कि जो एज है वो थोड़ा सा है कि हमारा मल्टीलैटरल्स का कर्जा उतना ज़्यादा नहीं है जितना बाईलैटरल्स का है और जितना हमारा इंटरनेशनल जो कमर्शियल कर्जा है उसके अंदर, जो हमारा डोमेस्टिक डेट। तो मेरा है कि हमें तीनों को मिला के जब पाकिस्तान रीस्ट्रक्चरिंग के लिए जाए तो हमें डोमेस्टिक डेट को भी साथ ही उसको जो है वो देखना होगा। बट आई फोरसी के जो एक और आईएमएफ प्रोग्राम के बगैर शायद मुश्किल होगा। इट्स मोर ऑफ कि पाकिस्तान ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी देखता है, आईएमएफ के प्रोग्राम होते हैं स्टेबिलिटी के लिए। Exactly. हम लेकिन सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं कि भाई अब इकॉनमी हमारी इन आईएमएफ के कर्ज़ों की वजह से हमारी इकॉनमी अब सस्टेनेबल हो गई। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ नोशन जिसको हमें डीमिस्टिफाई करने की ज़रूरत है।
हाँ, मेरा ख्याल है देखिए हमने ये अपना बड़ा अहम पॉइंट उठाया है, मैंने बहुत सारा लिखा भी है इसके ऊपर कि जो हमने हमेशा कंफ्यूज किया है स्टेबिलिटी को विद सस्टेनेबिलिटी। और उसका नुकसान ये हुआ है कि चूँकि हम इतनी दफ़ा IMF प्रोग्राम के गए हैं कि हमारी सारी की सारी जो मैक्रो पॉलिसी है वो सिर्फ स्टेबिलिटी पे फोकस हो गई हुई है, उसका सस्टेनेबिलिटी का एंगल जो है वो रहा ही नहीं है। और शायद वो किसी हद तक अंडरस्टूड भी है कि आपकी डे टू डे प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा रही हैं, फायर फाइटिंग में आप इतनी रहे हैं कि आपको सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जो है वो बहुत कम फोकस जो उसमें मिला। बट एक पॉइंट जो मैं पिछले वाले पॉइंट में रखना शायद भूल गया कि हमें जो ग्लोबल न्यू फाइनेंशियल मार्केट्स आ रही हैं, नए फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, शायद हमें उस पर भी देखना होगा। ग्रीन बॉन्ड्स हैं, आपके ब्लू बॉन्ड्स हैं, इस तरह डेट स्वैप्स हैं, ये भी इसको भी ज़रूर देखना होगा। डेट स्वैप्स में मुझे लगता है कि उस पर हमने लिखा भी है, बात भी की है। उसमें 2-3 मेजर चैलेंजेस हैं, वो शायद इस वक्त कोई शॉर्ट टर्म में को बहुत वायबल सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इट टेक्स टाइम ऑलमोस्ट अ ईयर फॉर द प्रिपरेशन। और हमारे यहाँ अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है, देयर इज़ ए कन्फ्यूजन कि हु विल नेगोशिएट डेट स्वैप्स। फॉर एग्जांपल अगर आप डेट फॉर नेचर जाते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज कह रही होगी कि आप इसको कर लें, बट मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है वो शायद शाये है कि इट कैन गिव ए सेंस ऑफ डिफ़ॉल्ट। जब आप उसमें चले जाते हैं तो अभी उसमें वो जो कैपेसिटी टू नेगोशिएट, कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई डेट स्वैप्स, ब्रिंगिंग देम ऑन बोर्ड, जो आपके पार्टनर्स हैं जिनसे आपने डेट स्वैप्स लेना है। और अल्टीमेटली होता क्या है कि जो अमाउंट ऑफ डेट स्वैप्स है वो इतनी लो होती है कंपेयर टू ईगर कि वो आपका डेट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगी। वो किसी हद तक हो सकता है कि आपको रीडायरेक्शंस कर दे उनके छोटे मोटे कर्ज़ों को, जो आपका मार्कअप है या कुछ उस तरह से पोर्शन जो है वो आप ले सकते हैं। बट अदरवाइज़ अगले मसलन 2-2.5 माह में हमारा कोई 3 बिलियन के करीब जो कर्जा है वो हमने देना है। One question, and I want a very crisp answer. Can Pakistan be a debt-free country? देखिए मुझे लगता है इस पे 2 एंगल हैं। एक तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी डेट फ्री कंट्री। आई डोंट थिंक एनी। टर्की को जब हम कहते हैं तो टर्की का हुआ क्या, उसमें हाल आप देखें ना कि क्या हुआ है। आपका 70% तक इन्फ्लेशन गया, जो अभी शायद 40-42% के ऊपर है, और ये सारी चीज़ें। ओके। तो एक तो मुझे लगता है कि हमें शायद जो पब्लिक डेट इज़ नॉट बैड पर से, इट डिपेंड्स ऑन कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं, कितना प्रोडक्टिवली यूज़ करते हैं, और आपका जो आपकी सस्टेनेबिलिटी ऑफ पब्लिक डेट है, इट्स नॉट ऑन कि आपका डेट टू GDP रेशो क्या है। ठीक है, ये बेसिकली नहीं है। आप देखें जापान जो है वो 250% पे भी सर्वाइव कर रहा है। देयर इज़ नो डिस्कशन ऑन डिफ़ॉल्ट। सो वो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर हम यूज़ कर रहे हैं, आपकी जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है, आपकी जो इकोनॉमी की सस्टेनेबिलिटी है इन ए फॉरवर्ड लुकिंग कॉन्टेक्स्ट, जो मैंने आज कर्जा लिया वो मैंने 30 साल के बाद वापस करना है, उसकी सस्टेनेबिलिटी ये डिफाइन होगी कि क्या मेरी इकोनॉमी आज से 30 साल के बाद इतना जनरेट कर पा रही होगी कि मैं इस कर्ज़ों को वापस कर पाऊँ। तो वो आपकी सस्टेनेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी जो एक डिस्कशन है कि आप कर्ज़े ना लें, ये सोल्यूशन है हमारा, या गो डेट फ्री कंट्री सोल्यूशन है। एक तो ये आइडियली और प्रैक्टिकली दोनों मुमकिन नहीं है। ओके। सो हमें ये सोचना चाहिए, वी शुड नॉट स्ट्रेटेजाइज बीइंग ए डेट फ्री कंट्री, वी शुड स्ट्रेटेजाइज टू बी ए डेट सस्टेनेबल कंट्री। और उसके लिए जो आपकी इकानमी है, जो आपकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, जो आपके लूप होल्स हैं, जो आपके रिफॉर्म्स हैं, ज़ाहिर एक बड़ा लंबी डिस्कशन है कि वो क्या क्या करने की ज़रूरत है उसमें, तो वो उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है दैट शुड बी टू बी ए डेट सस्टेनेबल कंट्री, नॉट ए डेट फ्री कंट्री। ओके, कम ऑन टू द सेकंड पॉइंट, जो कि आई थिंक एवरी citizen of Pakistan is worried about. On average हमारी 24 to 25% इन्फ्लेशन जा चुकी है। क्या हम वो सिंगल डिजिट में लेके आ सकते हैं? एनी सोल्यूशन टू इन्फ्लेशन? अगले 2 साल में वी डोंट सी इट इन ए सिंगल डिजिट, बल्कि और आगे बढ़ेगी। हाँ, अगले 4 से 6 माह में तो इट विल स्टिल बी पीकिंग अप। और एक और चीज़ जो आपके नाजरीन के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि शायद हमारा इन्फ्लेशन ग्रोथ स्लो हो जाए। अच्छा, इसलिए बड़ी टेक्निकल सी चीज़ है वो, इसलिए कि जब आपकी प्राइसेस पीक कर जाती हैं तो उनके जो बढ़ने की रफ्तार है वो कम हो जाती है। ठीक है। और लोगों को लगता है कि इन्फ्लेशन कम होगा। सो इन्फ्लेशन के कम होने का ये मतलब नहीं है कि महंगाई कम हो गई है। महंगाई फिर भी हो रही है।
चूँकि कीमतें आपकी इतनी ऊपर चली गई हैं कि उनके अंदर जो ग्रोथ का मार्जिन है वो कम होता जा रहा है, और वो परसेंटेज ग्रोथ में कम शो होती हैं, एब्सोल्यूट इंक्रीज चाहे ज़्यादा भी हो। और ये हम अगले 2 सालों में एक्सपीरियंस करेंगे। एग्जैक्टली और उसकी 4 मेजर वजूहात हैं। अगर इस वक्त देखेंगे हमारे जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आ कहाँ से रहे, सप्लाई साइड या डिमांड हमारा पहला इस वक्त सप्लाई साइड है मेजर हमारे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। हमारा जो पहला मेजर इन्फ्लाई प्रेशर्स है वो एनर्जी प्राइसेस हैं। ठीक है। और वो हमें अंडर IMF प्रोग्राम बढ़ानी है, और IMF अब ये कह रहा है कि आप जो एनर्जी पे सरचार्ज लगा रहे हैं वो परमानेंट लगाएं, 4 माह के लिए ना लगाएं। ठीक, वो आप इसको लगाएं। पेट्रोल प्राइसेस हमारी हाई हैं, हाई रहेंगी, और ये डिपेंड करेगा ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी खास कर। और रुपया जो है अब वो अराउंड इसी कम से कम इसी पे रहेगा, अगर इससे नीचे ऊपर ही जाएगा डेप्रिसिएशन होने की तरफ ही, क्योंकि हमारे रिजर्व्स पे प्रेशर रहेगा अगले 2-3 साल। हमारे इतनी डेट रीपेमेंट्स हैं, जैसे हमने कहा $80 बिलियन की। सो एक्सचेंज रेट यू व्हाट वी अज्यूम 260-70 के दरमियान ही रहेगा। देखिए, एक पॉलिटिकली चार्ज माहौल में बड़ा मुश्किल होता है ये प्रेडिक्ट करना कि एक्सचेंज रेट किस तरह से जाएगा। लेट्स अज्यूम फॉर एग्जांपल वन एग्जांपल कि गवर्नमेंट आज डिसाइड कर दिया कि वी आर नॉट एंगेजिंग विद IMF, लेट्स वेट फॉर द न्यू गवर्नमेंट। ओके। रुपी विल क्रैश। सो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट एक्चुअली कि क्या होगा। लेकिन गवर्नमेंट ये भी कह सकती है कि जी हम डॉलर और पाकिस्तान रुपी अब 200 रुपये पे आ जाएगा, जैसे पीछे हुआ, उसकी कॉस्ट्स आई। दैट इज़ व्हाट वी आर पेइंग एक्चुअली। राइट। आपको याद होगा, मैंने शायद आपसे भी डिस्कशन की, मैं जब नए फाइनेंस टीम आई तो मैंने लिखा था कि ये अहम है कि व्हाट द न्यू टीम शुड डू, ये अहम है, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ व्हाट इट शुड नॉट डू। और उसमें 3 चीज़ें थी कि डोंट प्ले पॉलिटिक्स ऑन IMF, वी डिड इट। डोंट अंडरमाइन द autonomy of State Bank of Pakistan, we did it. And don't try to fix currency, we did it. Right. और हम आज इस क्राइसिस में बैठे हुए हैं। सो कमिंग टू बैक योर क्वेश्चंस, GST हमने 18% कर दिया है 17 से बढ़ा के। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बहुत इन्फ्लेशनरी हैं। तो हमारे इन्फ्लेशन प्रेशर जो हैं वो अराउंड 35% तक, 30 से 35% जाएगा, अभी और बढ़ेगा। और वो भी 30 से 35% के दरमियान इसलिए रुक रहा है कि चूँकि प्राइसेस ऑलरेडी पीक कर रही हैं, तो वो जो बढ़ने की रफ्तार है वो कम होगी, लेकिन महंगाई बढ़ती, जो परचेजिंग पावर है, हम 2 चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। एक तो है कि कीमतों के बढ़ने की रफ्तार क्या कम हुई है या नहीं, दिस इज़ व्हाट वी कॉल इन्फ्लेशन। राइट। बट ये मेरी परचेजिंग पावर को डिफाइन नहीं करता है। मेरी परचेजिंग पावर है कि चीज़ों की कीमतें क्या हैं और मेरी इनकम कितनी है। तो पाकिस्तान में जो आम आदमी है, या इवन अब तो खैर वो जो मिडिल क्लास है वो भी उसी में आ गई है, द न्यू पुअर, कि एक तरफ तो हमारी आमदन कम हो रही है क्योंकि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो शायद 1% से भी कम जाने की तवक्को है, हम जितना टाइट मॉनिटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी मेजर्स पे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आपकी जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। राइट। उसकी वजह से जो परचेजिंग पावर है आम आदमी की वो कम रहेगी अगले 2-3 साल, 2 साल के लिए कम से कम ये प्रेशर रहेगा। उस पर करने की क्या ज़रूरत है? अगेन 4 चीज़ें हैं जो उस पर गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। कोई इसका फंडामेंटल सोल्यूशन इस वक्त नहीं है। यू हैव टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम, क्योंकि ना तो आप स्टेबलाइजेशन की पॉलिसीज़ को छोड़ सकते हैं, यू नीड IMF एंड यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस। तो आपकी स्टेबलाइजेशन पॉलिसी रहेंगी, एनर्जी प्राइस हाइक्स, पेट्रोल प्राइस हाइक्स, इंटरेस्ट रेट हाइक्स, ये रहेंगे। उसके साथ रहते हुए आपने आम आदमी को प्रोटेक्ट करना है, तो 4 बुनियादी पॉलिसीज़ हैं। नंबर 1 मुझे लगता है कि इस वक्त जो है, जो सप्लाई साइड फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है, ख़ासकर जो बेसिक फूड आइटम्स के ऊपर जो इन्फ्लेशन आ रहा है, उसको देखिए, दो कंपोनेंट हैं इस वक्त के इन्फ्लेशन के या महंगाई के। एक है जो स्ट्रक्चरल है, जैसे मैंने कहा कि प्राइसेस बढ़ रही हैं, ग्लोबल प्राइसेस बढ़ गई। एक है जो गवर्नेंस की वजह से आ रहा है। मुझे लगता है इस वक्त गवर्नमेंट का जो इमीडिएट फोकस है वो जो गवर्नेंस साइड ऑफ इन्फ्लेशन है उस पे होना चाहिए, जहाँ पे मसनूई ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, मसनूई मुनाफाखोरी हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, होर्डिंग हो रही है, उसको रोकने के लिए जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं, they need to play their role. they need to play। यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है। बहुत सारे मुझे लोग पूछते हैं कि जी प्राइस फिक्सेशन आप क्यों कहते हैं? प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ डू नॉट डू प्राइस फिक्सेशन। वो सिर्फ ये करती हैं कि जो मार्केट फोर्सेस की बेस पे प्राइस डिटरमिन हो रही है उसी को मेंटेन रखा जाए, कोई ओवर जो प्रॉफिटेरिंग है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए ना उसको कर सके, तो वो हमें उसको लाने की ज़रूरत जो है वो होगी। जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं आपके, जो सोशल प्रोटेक्शंस हैं,
उन मेजर्स को अब बिस्प से आगे हमें एक्सपेंड करना होगा उसके ठीक लिए है। किसी तरह उसको। उसके लिए शायद हमें IMF से एंगेज करना होगा, बायलैटरल स्पोर्ट्स के लिए एंगेज करना होगा, बट वी नीड टू एक्सपैंड हमारे जो सोशल प्रोटेक्शन के जो मेजर्स हैं बिस्प से थोड़ा सा आगे। यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर हमें जो बेसिक फूड आइटम्स हैं, क्योंकि जो आम आदमी है वो अपनी इनकम का 50 से 60-70% जो है वो फूड आइटम्स पे लगाता है। तो अगर आप उस 40% बॉटम को या 50% पॉपुलेशन को अगर बेसिक फूड आइटम्स पे सिक्योर कर सकते हैं तो आप बहुत हद तक इन प्रेशर्स को रिलीज़ जो है वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। चौथा जो मुझे लगता है जो बड़ा अहम होगा, ये एक लंबी डिस्कशन है बट आई जस्ट गिव यू समरी, कि हमें कहीं ना कहीं से इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करना है। ठीक है। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि एक तो है हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर्स, टेक्सटाइल हो गया, ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। SMEs, हाँ, ये शायद को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगे दो वजूहात की वजह से, कि एक तो बहुत ही टाइट फिस्कल मॉनिटरी पॉलिसी जो हम लेके आ रहे हैं वो ज़ाहिर है बिजनेस कॉस्ट आपकी बढ़ा रही है, एनर्जी की वजह से वो दे आर अनकम्पेटिटिव। दूसरा ये है कि जो ही आप इनको प्रमोट करेंगे आपके जो एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ इनपुट के इज फ्रॉम द इम्पोर्ट्स। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को मैप करना होगा, उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होगा जिनका इम्पोर्ट इनपुट इलास्टिसिटी कम हो। राइट। और शायद एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो वैल्यू चेन्स हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो SMEs हैं, दे कैन बी ए फोकस। और हम इसको ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को अब शायद 1 ईयर ग्रोथ स्ट्रेटजी पे सोचना होगा कि मौजूदा हालात में रहते हमारी फाइनेंशियल 24 की ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या है, ठीक, जो आपके एक्सटर्नल अकाउंट्स पे बैलेंसेस को डिस्टर्ब ना करे और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करे, क्योंकि आपको अनएम्प्लॉयमेंट को कहीं ना कहीं कम करना है। आपकी जो न्यू पुअर आ गए हैं इन्फ्लेशन की वजह से, बेरोज़गारी हो गई है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, वो कहीं ना कहीं आपको एंगेज करना है। जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं, जो इंडिजिनस सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर जैसे, उन पे हमें, एग्रीकल्चर में एक मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, इसकी पूरी एक मैपिंग जो है वो गवर्नमेंट को इमीडिएटली जो है वो करनी चाहिए। और इसमें जो सबसे अहम रोल होगा इन्फ्लेशन को, प्रेशर्स को मैनेज करने में, वो सूबों का होगा। सूबे कहीं नज़र नहीं आ रहे इस पूरी की पूरी सूरत हाल में। फेडरल वर्सेस प्रोविंशियल। हाँ, हमें जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं या जो इस तरह की जो होल्डिंग की हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, ये प्रोविंशियल है। ठीक। तो मुझे लगता है इस पर डिस्कशन बहुत कम हो रही है कि सूबे जो हैं उनका रोल वो कहाँ नज़र आ रहे हैं। और फाइनली जो एक स्टेक होल्डर है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जिसको इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस को हमें मैनेज करना होगा, क्योंकि इस वक्त वो एंट्रेंच हो गई हैं हमारे अंदर के इन्फ्लेशन बढ़ेगा। राइट। और जनरली इसको कहा जाता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज, कि वो जब भी होती हैं तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बड़ा प्रीएम्प्टिव होना पड़ेगा। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं बार बार ये लिख रहा हूँ कि लास्ट MPC में जो 23 जनवरी को हुई है, जो मार्केट है वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ेगा। राइट। वो सिर्फ बनिस्बत उसके जो उसने बढ़ाया है 100 बेस पॉइंट का, मार्केट कहीं 150 से 200 बेस पॉइंट की रेंज में देख रही थी। लेकिन अभी जो करंट MPC की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी 200। लेकिन ये उससे डिफरेंट है। उसमें प्रॉब्लम ये हुआ है कि जब आपने मार्केट को प्रीएम्प्ट नहीं किया, राइट, और आपने चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश की कि ग्रोथ और ये चीज़ बैलेंस हो जाए, तो मेरा बड़ा क्लियर मैसेज है स्टेट बैंक के लिए, आपके फोरम से भी, बाकी बहुत सारे फोरम से भी, कि डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए डजन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव। हमारे पास मिनिस्ट्रीज़ पे मिनिस्ट्रीज़ पड़ी हुई हैं ग्रोथ को लेने के लिए, बट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने के लिए सिर्फ एक ही इदारा है, वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। राइट। स्टेट बैंक की जो मॉनिटरी पॉलिसी का जो डिसीजन है, दैट शुड बी बेसिकली कंडीशनड ऑन इन्फ्लेशन आउटलुक, नॉट अदर थिंग्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर लास्ट MPC में ये होता तो आज शायद ये जो हमें इमरजेंसी में करना पड़ रही है, हमें प्रीपोन करना पड़ रहा है इस MPC को जो कल है, और मार्केट को पता है कि IMF की कंडीशंस पे हम 200 बेस पॉइंट का जो है वो इससे इर्द गिर्द कुछ ना कुछ बढ़ा रहे होंगे। यही चीज़ अगर पहले कर ली जाती तो हम दो कामों से बच सकते थे। एक शायद ये जो डिले आया इस शर्त के ऊपर, और दूसरा ये सेंस मार्केट को देना कि हमारी मॉनिटरी पॉलिसी इज़ नॉट वर्किंग इंडिपेंडेंटली, इट इज़ नॉट प्रीएम्प्टिंग द इन्फ्लेशन आउटलुक, और उसके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही, बल्कि ये तो IMF की कंडीशंस पे चल रही है, एंड दैट ब्रिंग्स ए डिस्क्रेडिट टू इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। तो जो चौथा प्लेयर है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होगा। तो हमें इन चारों चीज़ों को, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स,
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, हमें मिलके हमारी जो गवर्नेंस पॉलिसीज़ हैं उनको लेते हुए, हमारी जो सोशल पॉलिसी है इनको कम्बिनेशंस को लेते हुए, और जनरेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द सेक्टर्स विच आर लेस इम्पोर्ट सेंसिटिव, ये मिला के चलेंगे तो आप किसी हद तक जो है वो आम आदमी को रिलीफ दे पाएंगे उसको, बट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिलीफ शायद जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। इन जस्ट समिंग अप, जो मुझे आपकी जितनी भी गुफ्तगू आपने की उसमें आई थिंक एक जो पॉइंट सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता है, दैट इज़ बेसिकली द टाइमिंग, एंड आई थिंक पाकिस्तान हैज़ लैक्ड in terms of taking decisions at the right time, and it kept on lagging. और आज जिस chaos में या जिस किस्म की bleak picture, चाहे वो बाहर से कोई देखे पाकिस्तान को या जो इंटरनली जो पाकिस्तानी शहरी है वो देख रहा है, वो इस वजह से है क्योंकि हमने जो फ़ैसले जो सही लेने थे वो हमने सही वक्त पे नहीं लिए। एंड आई थिंक नाउ what we have gone through, और हमारे पास और एग्जांपल्स हैं जिस तरह श्रीलंका ने रीबाउंड किया और बाकी ममालिक, इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, बाकी ममालिक में भी कुछ इसी किस्म के हालात चल रहे हैं। मे बी हमारी इंटेंसिटी थोड़ी सी फ़र्क है उनसे। सो इट्स नॉट जस्ट प्योर पेसिमिज़म, देयर इज़ ऑलवेज ऑप्टिमिज़म कि पाकिस्तान दोबारा फिर से रीबाउंड कर सकता है अगर हम इन एक्शंस को सीरियस लें और इन सारे स्टेक होल्डर्स को मिला के चलें। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, thank you very much for tuning in to this podcast, or inshallah next time I'll come up with another interesting topic and another economist for this discussion. Thank you very much.